थैंक यू सो मच। और सुरेश श्रीवास्तव जी, आपको भी देख के बहुत टाइम बाद जूम मीटिंग, फोन पे तो बात होती है बीच बीच में, बट जूम के द्वारा श्रीवास्तव जी को देखने का मौका बहुत नहीं नहीं, हम तो टाइम आपका बाद मिला। हमेशा आपका कोई भी प्रोग्राम कहीं पर भी होता है, पता हो जाता है, तो हम ओके। चुपचाप देखते रहते हैं। मैं क्या, हजारों लाखों लोग की दिलों की धड़कन है आप देखते रहते हैं। अभी मेरी टीम से एक लेडीज का फोन आया, तो बोला मेरा भी एक क्वेश्चन पूछ लेना। मैं बोला बताओ भाई क्या है, कुछ पूछने लायक होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी अलग से बातचीत होती रहती है। तो वो यहाँ पे बोलना नहीं, बस उनका है कि आप पता नहीं कितने लोग के दिलों में बसते हो। कभी कभी जलसी भी होती है कि पता नहीं क्या हमारे नंबर कट जाते हैं सब आपको लेके, जब भी हमारी कोई बात ही नहीं करता है, जब भी अरे देखो। बड़े भाई के नंबर हमेशा बड़े रहते हैं, चिंता मत करो। छोटे भाई हमेशा छोटे नंबरों के साथ ही पास होते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आपके नंबर बहुत है, हर जगह है। और लोग आपको मतलब बताते नहीं होंगे, बट कितने करोड़ों लोगों के दिलों में आप लोग रहते हो ये आपको भी नहीं पता होगा। ओके सर, वो सब आपकी संगति का असर होता है, क्योंकि हम्म। जैसा लोग के साथ में रहेंगे वैसे बनेंगे। तो हम शुरू से आपके साथ में रहे, तो विचारधारा तो वैसी है, मानसिकता वैसी है। एज भले ही बढ़ती जा रही है। और एज के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा श्री श्रीवास्तव जी आपके लिए। हाँ, मुझे भी पता है एज बढ़ती जा रही है, हम सब लोगों की एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय आ रहा है एज तो बढ़ती जाएगी, बट हम लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारी एज बढ़ रही है। हम बढ़ तो रही है, बट दिल से और दिमाग से हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि हमारी एज नहीं बढ़ रही है। देखो, आप दिल से तो यही सोचते हो कि आप अभी भी 25 साल के हो, है ना? 25 बोल रहा हूँ, तो 18 मैं नहीं बोल रहा। गुस्सा हो जाता हूँ मीटिंग में, मुझे कोई भीष्म पितामह बोल देता है तो मैं बोलता हूँ मुझे भीष्म पितामह मत बोलो। भीष्म पितामह मतलब उसके बाल बड़े बड़े सफेद, और मैं बोला कर्ण बोल दो, अर्जुन बोल दो तो चलेगा। हाँ, अर्जुन बोल दो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा हीरो वीरो लगोगे आप, है ना? मेरी लड़ाई हो जाती, मैं मीटिंग में बोल देता हूँ भैया ऐसा मत बोलो यार अभी से। कई लोग मेरे पैर छूने आते तो भी मुझे बड़ा तकलीफ होने लगता है कि हम्म। अब आशीर्वाद देना पड़ता है। तो आशीर्वाद दिल से देते हैं, लेकिन लगता है यार कहीं ऐसा नहीं कि हम ज्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, ये ज्यादा एज हो मैं रहा है। वही बोल रहा हूँ श्रीवास्तव जी, एज से तो हम बहुत बढ़ रहे हैं, नो डाउट, बट दिल और दिमाग से हम अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं कि हम नहीं बढ़ रहे। और एक बात मजे की बात बताऊं, ये हमारे साथ नहीं है, ये जितने लोग यहाँ पे है ना, सब यही सोचते हैं। सही ये है। सब यही सोचते हैं कि हम जो यूथ है वो भी यही सोचता है कि यार इस एज से मैं आगे ना बढ़ूं, मैं 25 के आसपास, बस कि 25 के आसपास से एज मेरी बढ़े ना। फीमेल सोचती है 18 साल से ना बढ़े, राइट, और मेल सोचते हैं 25 से ना बढ़े, बस वो वहीं पर रुक जाते हैं सारे के सारे। बट ये कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल और दिमाग से हमारे को वैसे ही सोचना चाहिए, और जैसा आप सोचोगे हम सब लोग जानते हैं वैसे ही हम बन जाएंगे। तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि अगर हम 25 का ही सोचेंगे तो 25 का ही हो। श्री श्रीवास्तव जी, आप तो लगते भी 24 के ही हो अभी। मेंटली तो वैसी है, चाहे जो भी है अभी ट्रू, रखते हैं। ट्रू, और थैंक यू सो वेरी मच। और श्रीवास्तव जी, दिलों में तो बसते हैं, बट जब हम दिलों में बसते हैं हम सब, मतलब एज अ डीसीडी डीयूसीडी, कितने हजारों लाखों लोगों की आपकी डाउनलाइन, हम सब लोग जब आप दिलों में बसते हो, कोई भी किसी के दिल में बसता है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है, ऑब्वियसली इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो व्यक्ति वो आपको उस नजर से देख रहा है कि जहां पे आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को आपको सौंप रहा है कि यस, आप मेरे बारे में बहुत अच्छे डिसीजन लोगे, मेरे बारे में अच्छा सोचोगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब ये वर्ड है दोस्तों, अकाउंटेबल होना। अकाउंटेबल होना किसी, अगर कोई डाउनलाइन आपके नाम से जुड़ी है, आप किसी के पास जाते हो और आप कहते हो कि आप आइए मेरे साथ काम कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, तो इसका मतलब आप अकाउंटेबल हो गए उस व्यक्ति की सक्सेस के। तो यहां तो जब प्यार आता है ना श्रीवास्तव जी, लोग प्यार करते हैं, तो प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। और मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में प्यार, जब लव लोग आपको करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो आपको दे रहे हैं, तो आपको भी इज अ रेसिप्रोकेशन, मतलब बदले में आपको भी ये जरूर अकाउंटेबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए दूसरों की सक्सेस के लिए, दूसरों की एनरिचमेंट के लिए। आपको भी सब कुछ लगाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए कि लोग आगे बढ़े, लोग सफलता पाए, लोग खुश हों, बस। और तरसते हैं हम लोग, मैं बार बार कहता हूं हर जगह के वेस्टीज की मैनेजमेंट
केवल आप लोगों के चेहरे पे खुशियां देखना चाहती है। उसके लिए हम सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे दिमाग, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे न्यू या जो भी है, वो केवल आप लोगों के चेहरे की खुशी देखने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। और श्रीवास्तव जी बहुत खुश, मेरे को याद है कि कितने साल हो गए श्रीवास्तव जी, 16 साल हो गए अब, 17, मतलब जब पहले साल ही ज्वाइन कर लिया था, हाँ, राइट? 4 महीने बाद ज्वाइन कर लिया था। 4 महीने बाद ज्वाइन कर लिया था, 17 साल, यानी कि 2 दशक होने को आए, राइट? तकरीबन हम 2 दशक यानी कि 20वें साल के आसपास पहुंचने वाले हैं। 17 साल। श्रीवास्तव जी आप तो अपने आप में खुद सच मायने में भीष्म पितामह हो भाई, नो डाउट। मुझे याद है कि आपने भीष्म पितामह इन टर्म्स ऑफ के हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ लोगों की सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ अपनी सोच, कि आज सुरेश जयवार भाई को यहाँ देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कितने टाइम बाद सुरेश जयवार भाई को देख रहा हूँ यहाँ पे यार। और मेरे को वो सब चीजें याद आ रही हैं, होशंगाबाद का पुल, जब मैं ट्रक में बैठ के मीटिंग करने जाता था, ये पिपरिया गांव में बुलाते थे मुझे। वो तो हिस्ट्री हो गया सर, इनके मीटिंग में जयवार जी यही बात बोलते हैं हमेशा आपके। बाहर में आप लोग मुझे बुला लेते थे हैं, और बाहर में कहते थे चलो ट्रेनिंग करें, और ये पैशन होता था कि बाढ़ आ रही है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है, कुछ है, बट फिर भी हम सब लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, मुझे याद है पिपरिया में मैं था, इतनी बारिश थी, और आप सब लोग लगे हुए थे, सारे के सारे, सुरेश जयवार भाई, आप, श्रीवास्तव जी, सबको फोन कॉल करने, आओ आओ आओ। लोग आ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बारिश थी, बट स्टिल बारिश में भी धीरे धीरे ऑब्वियसली टाइम लगा, आधा पौना घंटा, बट तकरीबन 60 70 80 100 लोग हो गए धीरे धीरे। और हमें लगा यार यस, ये चीजें काम कर रही हैं, जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं वो रिजल्ट लेके आ रहा है। और वो एक एक चीज, एक एक कितनी ऐसी यादें हैं श्रीवास्तव जी, जयवार जी, जो आज भी मेरे पास हैं। और मैं जब भी अकेला होता हूँ वो चेरिश करता हूँ। कई लोग मेरे से जब बोलते हैं कि सर 17 साल की जर्नी सुनाओ, तो मैं बहुत सारी बातें ये बोलता हूँ। और श्रीवास्तव जी, वो हमारे सरदार जी को मैं नहीं भूलता, रंजीत सिंह जी मामा जी। और मेरे को याद है एक बार हम जबलपुर से बाय रोड ड्राइव करके भोपाल आए थे पूरी रात, राइट? एक बार रात को रायपुर गए थे। हाँ, रायपुर से भी आए थे, रायपुर से भी आए थे। और वो मुझे याद है कि ढाबा वगैरह बंद हो गया था, तो बोला आप खाना क्या खाएं, तो अभी एक मीटिंग में आप थे, वहां पे पूछे भाई आप खाते क्या हो, तो मैंने जब बोला कि मैं बोला वो खाने का जो मिल जाता है वही खाते हैं। तो रायपुर से जब जबलपुर जा रहे थे तो रात की 11 बज गई थी, मीटिंग वगैरह बातचीत, ढाबे वगैरह खाना वाला बंद हो गया था, तो बिगर भूखे आप गाड़ी में गए थे, मुझे याद है। और एक दिन और जब हम लोग कभी कभी भोपाल से इंदौर जाते थे मेरी फोर्ड फिएस्टा से, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि पहले कितनी मुसीबत दीपक सर ने कितनी मेहनत करी, और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग बातचीत करते हैं। मैं बोला 11 बजे एक बार मीटिंग थी वहाँ पे इंदौर में, और हम लोग, मैं लेट हो गया था होटल आने में, तो सर ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो बोला आप करें क्या नाश्ता, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, मीटिंग में जाना जरूरी है, तो खुद ने ड्राइव की, और रास्ते में एक वो शायद आलू का चिप्स के पैकेट था और एक कोल्ड ड्रिंक थी, वो लेके और खाते रहे, गाड़ी चलाते रहे, करेक्ट 11 बजे वहां पे हम लोग पहुंच गए थे। तो ऐसी कई सी घटनाएं जो याद आती है, हम लोग जब सुनाते लोगों को तो दिल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना मेहनत किया, और आज सब कुछ अच्छा दिख रहा है लोगों को, लेकिन कंपनी को वहां तक लाने में आपने और बाली सर ने क्या क्या किया, ओहो अमेजिंग। सफलता दोस्तों इतनी आसानी से मिलती तो फिर क्या बात होती, फिर तो ये ट्रेनिंग ही नहीं हो रही होती, फिर तो सभी सफल होते। मुझे याद है रायपुर से हम भोपाल आ रहे थे, तो बालाघाट के बीच में से आ रहे थे, राइट श्रीवास्तव जी? हाँ, बालाघाट से भी एक रूट है, इधर एक नागपुर साइड से रूट है। हाँ, तो हम लोग बालाघाट से आए थे, तो मैंने मेरे साथ एक व्यक्ति था, मैंने जो लोकल था, मैं रायपुर से था, मैं और वो, मैंने कहा तो आपके पास गाड़ी है क्या? था, हाँ। मैंने कहा गाड़ी चलाऊंगा मैं, आप चिंता मत करो। पूरे दिन मैंने ट्रेनिंग की, रात को स्टीयरिंग पे बैठा, पूरी रात गाड़ी चलाई। अगले दिन सुबह 6 बजे में भोपाल पहुंचे, और फिर भोपाल में बस गए, तैयार हुए, और 10 बजे फिर अपना ट्रेनिंग। तो वो व्यक्ति मेरे को देख के बड़ा हैरान हुआ, वो कहता सर आप सोते कब हो, खाते कब हो? तो मैंने कहा मेरे गुरु ने 2 लाइनें बोली हैं, तो मैं आप सब लोगों को भी ये 2 लाइनें बता देता हूँ। तो ये 2 मेरे जो टीचर हैं, वो कोच हैं, वो उन्होंने मेरे को हमेशा बोला है, दीपक सेल्स में अगर आप हो तो सेल्स में क्या करना चाहिए, सेल्स के लोगों को क्या करना चाहिए। तो वो हमेशा कहते थे कि पहली चीज, जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले,
जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले, खा डालो। सिंपल। सेल्स के लोगों के लिए सिंपल एक चीज है, जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले, पेट भरा होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो, वो केवल टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जुबान का स्वाद होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नमकीन चाय पीता था, मेरे को याद है, और मुझे बड़ा स्वाद लगती थी, तो लोग कहते थे यार आप नमकीन चाय कैसे पीते हो? मैंने कहा जैसे आजकल लोग ग्रीन टी पीते हैं विदाउट चीनी भी। तो वो अपने अपने स्वाद की बातें हैं, टेस्ट बर्ड्स की बातें हैं। तो जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले, खा लो। और दूसरा वो कहते थे जो मिले, जहां मिले, उससे बिजनेस कर डालो। सिंपल। कि छोड़ना नहीं है किसी को भी, कि जो मिले, जहां मिले, उससे बिजनेस कर डालो। जैसे ही, तो बहुत सारे लोगों को पता है, मैं राहुल गांधी जी से मिला, मैंने उन्हें वेस्टीज बता दिया, मैं स्मृति मैम से मिला, मैंने उनको वेस्टीज बता दिया। तो मेरे साथ तो जो मिलता था, मेरे को एक ही चीज होती थी, वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज। और शुरू। और श्रीवास्तव जी, कितनी बार हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते थे, बस जो मिल जाता था, कहा कभी पोहा खा के एमपी में, कभी समोसे खा के, जो मिलता था शुरू हो जाते थे, और ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, वही हमारा एक पैशन होता था। वही एक चीज के रात दिन, रात को भी लीडर्स आ रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। और टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया, नो डाउट। और आज इसीलिए 17वीं सालगिरह में वेस्टीज इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार। और टेक माय वर्ड, में एमडी सर कभी बैठे होते हैं, हम लोग यही सोच रहे होते हैं, और ये एमडी सर दीपक सूद कन्वर की वजह से नहीं हुआ। ये एक एक वेस्टिजियन के एक एक मिनट की कीमत है 17वीं सालगिरह, कि जो इतना लोगों ने काम किया। मैं श्रीवास्तव जी, जयवार जी का मेरे को पता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं इनके घर मिलने गया, और ये घर पे थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से घर आए, तो मैं स्पेशल इनके पास गया, इनके फादर से भी मिला मैं। और जब उन्होंने नई गाड़ी ऑडी, जयवार जी कौन सी गाड़ी, ऑडी से ही एक्सीडेंट हुआ था ना? अक्रम देखो जरा, वो अनम्यूट करो उनको। जयवार जी, अक्रम सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, उनको कोर्स बना दिया मैंने। हेलो। हाँ जयवार जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर वो लोगान कार से हुआ था एक्सीडेंट। लोगान कार, हाँ महिंद्रा लोगान। ऑडी घर पे खड़ी हुई थी। बहुत चोट लगी थी आपको, और मतलब उसके बावजूद भी मैं देख रहा था कि आप में, जब मैं घर आया, फादर से मिला, फैमिली से मिला, मतलब था कि यार बस ठीक हो जाए और काम करना शुरू करें। मतलब उस वक्त भी बेड पे होने के बावजूद, चोट लगने के बावजूद, वो पैशन जब मैं देखता था आप लोगों में, यार हैट्स ऑफ। और इसीलिए आज वेस्टीज यहां तक बनी है। ये हर किसी के एक एक मिनट की कीमत है वेस्टीज आज। और टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, बाबा की मेहर है कि एक परिवार जो 17 साल पहले, श्रीवास्तव जी आपको तो बहुत याद होगा, पहली मीटिंग हम दोनों की होटल के कमरे में ग्लूकोसामीन से। अरे मैं तो, अब मैं बताऊं कि जैसा मैं तो हाथ बांध के गया था और कान बंद करके गया था कि ये बंदा एक तो स्मार्ट है बहुत ज्यादा, और ऊपर से दिल्ली का बंदा है, मेरे को कहीं फंसा नहीं दे बिल्कुल भी। तो भगवान का देन से बाबा का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पल मैंने फॉर्म पे साइन कर दिया। और आज मैं ना केवल मैं, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त लोग, पता नहीं सबकी जिंदगी में कितना बड़ा उजाला हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकता। और आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों की मेहनत का नतीजा है वेस्टीज। और बार बार हम लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पे करोड़ों कंपनीज हैं, करोड़ों एमडी होंगे, करोड़ों डायरेक्टर होंगे, बट कंपनी तब कंपनी होती है जब आप लोग उस कंपनी में होते हो। कंपनी आप लोगों से बनती है, कंपनी कभी एमडी या डायरेक्टर से नहीं बनती है। वो एक डेजिग्नेशन है, वो एक 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 व्यक्ति है जो आपके लिए एक ले डाउन कर रहे हैं पाथ, एक सड़क बना रहे हैं, बट सड़क पे भागने की कैपेबिलिटी तो आपकी है ना। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को तेज चलाने की कैपेबिलिटी तो आपके पास है ना। ये सब कैपेबिलिटीज आपके पास है, और वही आप लोगों ने किया जो आज वेस्टीज यहां तक पहुंचा। वरना वेस्टीज और क्या था, कुछ भी नहीं। बट यही था कि डे वन से, बट मीटिंग्स, मिलना, ट्रेनिंग करना, लोगों से मिलना, एक एक के घर जाना, कितना, और धीरे धीरे आज यहां तक, और इन सब चीजों के बारे में। तो दोस्तों यही सब चीज, तो मैं हमेशा कहता हूं कि, और आज मैं अभी 2017 में सिंगापुर में था, तो टोनी रॉबिन्स के एक इवेंट के साथ था, मैं 11 दिन टोनी रॉबिन्स के साथ था उनके इवेंट में। तो उन्होंने साइंस ऑफ सक्सेस इजाद किया था। उन्होंने कहा सफलता कैसे मिलेगी, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि सफल लोग कैसे होते हैं, किन लोगों को सफलता मिलती है, और सफलता का मंत्र क्या है, ये जानना बहुत जरूरी था। तो वो अपनी ट्रेनिंग में बोलते हैं द साइंस ऑफ सक्सेस के 4 पहलू हैं। और श्रीवास्तव जी देखो,
ये जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था ना, मुझे वो 2004 वाला दिन याद आ रहा। वो 2004 से जब वो जर्नी शुरू हुई थी, तो मुझे वो सारे दिन याद आ रहे थे, क्योंकि टोनी रॉबिन्स ने 4 जो चीजें बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए। तो वो साइंस ऑफ सक्सेस में यही बोलते थे कि सबसे पहली चीज अपने ऊपर विश्वास। सबसे पहली चीज, दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास करना है। बिलीव हो तो अपने ऊपर हो। श्रीवास्तव जी, याद है हमने आपको ग्लूकोसामिन जरूर दिया था, और वो आपको पहले शुरू में था कि नहीं, बट जब आपने खाया तो वो विश्वास आया, और धीरे धीरे देखो एक कारवा बनता चला गया। ये शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना। आज एक प्रोडक्ट से 15 लाख का कारवा हो गया सर। जस्ट इमेजिन। तो साइंस ऑफ सक्सेस में उन्होंने सबसे पहले बोला आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना है। और मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बोलता हूं दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। कि जिस दिन आप ठान लोगे ना आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, ये विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नीचे गिरा दे। वो विश्वास आपके पास होना चाहिए बस। और वो किसी विश्वास किसी दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति के ऊपर, और वो आप हो, केवल एक व्यक्ति के ऊपर। और दूसरी चीज उन्होंने कहा हार्ड वर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग आज की डेट में कहते हैं स्मार्ट वर्क, तो उन्होंने कहा स्मार्ट वर्क नाम की इस पृथ्वी पे कोई चीज नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को उल्लू बनाना, और हमें बिल्कुल लोगों को उल्लू नहीं बनाना। और यही चीज बट आज की उन्होंने एक थ्योरी इजाद की, और उन्होंने कहा हार्ड वर्क स्मार्टली डन। मेहनत तो करनी पड़ेगी बट तरीके बदलेंगे। कि हम पहले मीटिंग करते थे, श्रीवास्तव जी याद है, कुर्सियां लगाने से लेके, स्टेज से लेके, अवार्ड फंक्शन से लेके, CNT से लेके, वो अमर पैलेस से लेके, कितने होटलों में हमने कितनी मीटिंग्स की होगी, ये सब किया। बट तरीका आज हमने बदला। आज हम नहीं मिल सकते, ऑफलाइन मीटिंग नहीं कर सकते, तरीका बदला और हम जूम पे हैं। बट हाँ, हार्ड वर्क तो मैं आज भी कर रहा हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं। ये तो नहीं है ना कि मैं चुपचाप बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो और मोटिवेट हो रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, काम करने के तरीकों को शायद हमें बदलना पड़ेगा अगर हमें वर्ल्ड में जाना है तो। और आज मैं बताऊंगा कि 2025 की तैयारी कर चुकी है वेस्टीज। ये जो अब जो चेंजेस हम लोगों ने किए, या जो चीजें हम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे थे, और 2019 में हम लोगों ने आत्मनिर्भर जो प्लान लॉन्च किया, वो एक तैयारी थी 2025 की। और 1 साल में हम लोगों ने ये चीजें देखी, और जो अब किया, ये अब 100% 2025 के लिए वेस्टीज तैयार है। और मैं गारंटी कहता हूं, दुनिया की कोई कीमत या कोई चीज नहीं है जो रोक दे वेस्टीज को 20,000 करोड़ करने से 2025 तक। ये अब 100% है। क्योंकि मैं आज फिर बताऊंगा, एक डेट अभी अनाउंस करूंगा, और आज फिर उस दिन आप मिठाइयां बांटोगे और मिठाइयां खाओगे घरों में। ये फिर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस साल के शुरुआत में लोगों को बोलना शुरू कर दिया था, इस साल ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड की लॉटरी लगने वाली है। चक के चक डबल होंगे। और देख लो आज क्राउन, UCD, सब आज की डेट में जो ये चेंजेस हुए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10 जुलाई दोस्तों, मिठाइयां तैयार रखना, फिर जिस दिन पे आउट आएगा ना, गारंटेड है, आप लोग मेरे को मैसेज भेजना, और मैं बताऊंगा पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका 10 जुलाई को भी मचेगा। और ऑटोमेटिकली जब हम सब लोग जब पे आउट देखेंगे, और जो मेहनत हम जून में कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा दिन होगा हम सब लोगों के लिए। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हार्ड वर्क स्मार्टली डन। दूसरी चीज जो साइंस ऑफ सक्सेस में कही जाती है, वो है हार्ड वर्क करना है, तरीके बदलने हैं। श्रीवास्तव जी, आज का नेटवर्क अभी तक मान लो लेकिन 5-6 कंट्री के बारे में मुझे बताया कि दुबई चले गया, नेपाल चले गया, ढाका चले गया है आपका, yes. अब यही एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं अब जो आपको बताना चाहूंगा, यही एक चीज जो अब हमें फ्यूचर के लिए तैयार करनी है। जब हमारा नेटवर्क इतनी कंट्रीज में होगा, तो आप अपने नेटवर्क को कैसे सपोर्ट करोगे? तब आप केवल अपने नेटवर्क को ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हो। शायद श्रीवास्तव जी अभी नेपाल नहीं जा पाए, बांग्लादेश नहीं जा पाए, बट वो लोग आज भी इनसे टच में हो सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन एक बहुत बड़ा फ्यूचर हमें मिल गया, हमें पता चला कल, क्योंकि
थाईलैंड, फिलीपींस, घाना, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज आपने सुना होगा 2 जनवरी को एमडी सर ने अनाउंस की, और ये इस साल हम कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। तो कोविड के चक्कर में रुके हुए, नहीं तो ये 4-5 कंट्रीज तो भी ऑन हो जाएंगी। तो आप लोग अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करोगे? मे बी एक साल में 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, बट हर मिनट आज हम ऑनलाइन के द्वारा तो मिल सकते हैं ना। तो हार्ड वर्क स्मार्टली डन। तो दूसरी चीज ये याद रखनी है। तीसरी चीज साइंस ऑफ सक्सेस में उन्होंने बोला नोइंग योर पोटेंशियल और एनरिचिंग योर पोटेंशियल। नोइंग योर पोटेंशियल, आप अपने बारे में जितना ज्यादा हो सकता है जानो। इस लॉकडाउन में भी जब अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर जाओ, यानी कि अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप में क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यार ये सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा बोल सकता है और आप नहीं बोल सकते, तो केवल आधा घंटा अपने कमरे को बंद करो, मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करो और शुरू हो जाओ। सोचो 1000 लोग बैठे हैं आपके सामने, 5000 लोग बैठे हैं, और आप बोलो, खुल के बोलो, जैसा बोलना बोलो, रिकॉर्डिंग बनाओ उसकी, और फिर रिकॉर्डिंग देखो कि आपने कैसा बोला। राइट, कुछ गलतियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, चिंता नहीं। कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता दोस्तों, लीडर इसी पृथ्वी पे बनते हैं। कोई भी सीख के नहीं आता, उसको मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो लीडर बनता है। और ये चीजें हमने भी की। ये नहीं कि आज आप बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हो, तो ये चीजें आप खुद करो। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनरिचिंग योरसेल्फ। नॉलेज इज द की, एजुकेशन इज द की। तो जितना आप अपने आप को एनरिच कर सकते हो, जितना अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को याद आ रहा है महाभारत का एक किस्सा। जी। राइट, और महाभारत में जब वनवास मिल गया पांडवों को, और 1 साल का अज्ञातवास था। अब 1 साल जब पांडवों को नजर नहीं आना था, राइट, तो वो बिल्कुल छुप के बैठे थे 1 साल। तो क्या करना, अब कोई काम तो था नहीं, अब तो छुप के बैठे हैं वो। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मालूम है एक गांव का नाम, जिसका नाम था मेरे ख्याल से चक्रपल या कुछ ऐसा नाम था। और अगर मैं थोड़ी सी कहानी सुनाऊं तो याद आ जाएगा आप लोगों को। वहां पे जिस फैमिली ने पांडवों को सहायता दी, यानी कि अपने घर में रखा था, राइट, उस गांव में एक राक्षस रहता था। और वो राक्षस को हर वीक एक व्यक्ति को खाना होता था। ये कहानी याद आई आपको? श्रीवास्तव जी आप म्यूट हैं। हाँ जी। ये क्या पर डे एक आदमी चाहिए उसको? पर डे नहीं, पर वीक चाहिए होता था खाना, और पर व्यक्ति। तो 1 हफ्ते में उसको चाहिए होता था। तो और भीम को भेजा गया था जिसने उसका अंत किया। बट जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ये कहानी से लिंक जब था, तो वो जब पांडव वहां थे, गांव में रह रहे थे और छुप के रह रहे थे, जब बिल्कुल छुप के रह रहे थे, किसी को नहीं पता था वो कहाँ है। तो अब कोई काम करने को तो था नहीं उनके पास उस वक्त, तो बैठे हुए थे, जैसे आजकल हम लोग लॉकडाउन में बैठे रहते हैं, केवल एक जूम मीटिंग कर ली, 2 मिल ली, उसके बाद क्या। तो श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे, वो तो फ्यूचर भगवान है, तो उनको तो पता था फ्यूचर में क्या होना है। तो वो उनके पास गए, उनसे पूछा, युधिष्ठिर थे, हाँ भाई क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा सब ठीक। कर क्या रहा है? कुछ नहीं। क्या करना है? उन्होंने कहा अर्जुन, हाँ भाई क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो सारे पांडव आराम से बैठे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक लाइन बोली, और दोस्तों ये लाइन शायद हमारे लिए भी बनती है। उन्होंने कहा, जब ये अज्ञातवास जो है ना, ये एक नए पांडवों के जन्म का वनवास है, कि जब ये खत्म होगा तो नए पांडव पैदा होंगे। और आपको मैं बता दूं, आप में से मेरे को नहीं पता कितने लोगों को पता है कि अर्जुन ने जितने बाण चलाए युद्ध में, महाभारत में, जितने बड़े से बड़े लोगों को उसने मारा, वो सारे बाण उसने अपनी तपस्या जो 1 साल में की थी, जो मिले उससे मारा था। वो तपस्या जो की थी, आज भी आप महाभारत उठा के देख लेना कि 1 साल अज्ञातवास में अर्जुन ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जब कृष्ण भगवान ने बोला अपने आप को बदलो, और बदलो यहां से, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने अंदर जितनी नॉलेज डाल सकते हो डालो। एक नया दीपक सूद पैदा करो लॉकडाउन के बाद, एक नया श्री श्रीवास्तव पैदा करो लॉकडाउन के बाद, एक नए पांडव पैदा करो। और यही चीज
शायद हम सब लोगों के लिए भी है। जब आप बाहर नहीं जा सकते तो जितना अपने अंदर जाओगे वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। और यही चीज जो थर्ड टोनी रॉबिन्स ने कही, नोइंग योर पोटेंशियल, यानी कि अपने आप को जानो और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। इंसान दो प्रकार से मरता है। पहला, जिस वक्त वो अपने इस मस्तिष्क में कुछ नहीं डालता, वो मेंटली डेथ हो जाती है उसकी, मेंटली और फिजिकली, हम सब लोग जानते हैं। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हमें अपने अंदर, क्योंकि हम तो डायरेक्ट सेलिंग में हैं और हमें तो लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, हमारी तो नॉलेज कितनी ज्यादा होनी चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन आप लोगों के पास आते होंगे। श्रीवास्तव जी, याद है आपने मेरे से कितने क्वेश्चन पूछे थे ग्लूकोसामीन को लेके, कार्टिलेज बनती है नहीं बनती, होता है या नहीं होता, कितने क्वेश्चन, और लोगों को आज जवाब देना पड़ता है। और हमें भी जवाब देना पड़ता था उस वक्त, और आज भी। आज तो खैर टीम है और आप लोग भी थोड़ा सा काम हमारा आसान कर देते हो कि आंसर दे देते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गो नोइंग, जितना ज्यादा अपनी एबिलिटी को बढ़ाओगे, नॉलेज को बढ़ाओगे, ये सबसे ज्यादा तीसरी चीज आपको करनी, राइट। तो इसको हम यही कहते हैं, नोइंग योर एबिलिटी और एनरिचिंग योर एबिलिटी, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट, बस। और चौथा, जो साइंस ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला है सफलता का, चौथा है क्या? सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। त्याग दो। किसको? आराम को। अरे बीवी को नहीं, आराम को, राइट। त्याग दो आराम को। जिसने आराम को त्यागा, उसको, उसके पीछे लोग भागे, उसके पीछे वर्ल्ड भागा, उसके पीछे। और श्रीवास्तव जी, आप हंस रहे हो, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा। एक मीटिंग कर रहा था मैं भोपाल में, और मैं ये किस्सा ना बार बार सुनाता हूँ लोगों को। तो आपको याद है, एक बार मैं एक क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि मैं नो प्रॉब्लम मेरा नाम डाला था श्रीवास्तव जी ने, अगर मैं याद दिलाऊं। श्रीवास्तव जी, याद आ रहा है नो प्रॉब्लम? जी जी, राइट। तो मेरे को लोगों ने बोला है तो मैंने नोट करके रखा। तो मेरे को नो प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता था, रादर आज भी जाना जाता है, क्योंकि मैं कहता हूँ पृथ्वी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा हमारे दिमाग में होती है, पृथ्वी पे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। और सब सॉल्यूशंस हैं। तो सब लोग मेरे को नो प्रॉब्लम के नाम से जानते थे और कहते थे कि कोई किसी को प्रॉब्लम है, अरे दीपक सूद को फोन कर लो, नो प्रॉब्लम। अरे उस नो प्रॉब्लम वाले को फोन कर लो, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोलते थे मेरे बारे में लोग। तो मेरे को याद है, मैं भोपाल में मीटिंग कर रहा था, तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं वो कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए होती होंगी ना, इससे ज्यादा तो कोई नहीं होती ना। आज कोविड भी है, वैक्सीनेशन आ गई, 1.25 साल चला, बट वैक्सीनेशन आ गई ना, ये साल की प्रॉब्लम हो गई मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, राइट। तो ये ज्यादातर कोई भी जो प्रॉब्लम होती है इसका एक समय होता है। कोई प्रॉब्लम हम मिनटों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कईयों का हम घंटों में निकाल लेते होंगे, कईयों का महीनों में और कईयों का साल में। तो मैंने भोपाल में एक क्वेश्चन पूछा सबसे कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है? तो मुझे अच्छी तरह याद है, भोपाल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और श्रीवास्तव जी हंस रहे हैं, तो उसने वही आंसर दिया था जो मैंने अभी दिया। उसने मेरे को बोला था, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कौन सी? कहते बीवी। सो सॉरी फीमेल्स, बट मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि वाइफ आपकी प्रॉब्लम है तो शायद वाइफ से पूछो, तो वो कहते हैं हस्बैंड प्रॉब्लम है। और ये नोक जोक हस्बैंड वाइफ की हमेशा रहनी चाहिए। तो ये एक नोक जोक भी एक प्यार होता है, और दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस ऑफ सक्सेस में, त्यागना है आराम को, कंफर्टेबिलिटी। और सुरेश श्रीवास्तव जी जो बातें बता रहे हैं आज, हम लोगों ने इतना ड्राइव किया। आप में कई बार देखोगे, जब भी मैं किसी की गाड़ी में बैठता हूं, आज भी मैं अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी में बैठता हूं तो मैं उसे गाड़ी नहीं चलाने देता, मैं खुद उसकी गाड़ी चलाता हूं। मैं कहता हूं नो, वेस्टीज की मैनेजमेंट एक ड्राइवर भी है आपके लिए, आपको सकुशल आपके गंतव्य स्थान पे पहुंचाने का काम भी वेस्टीज की मैनेजमेंट का है, राइट। चाहे वो ड्राइवरी क्यों ना हो, हम ही करेंगे, चिंता मत करो। आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल 100% सेफ हो। चाहे मैं कलकत्ता गया तो प्रबीर दा की गाड़ी थी, मैंने कहा आप हटो, 4 घंटे की ड्राइव। वो कह रहे सर मैं चलाऊंगा, ड्राइवर चलाएगा। मैंने कहा ड्राइवर को पीछे बैठाओ, मैं चलाऊंगा, चिंता नहीं, ड्राइवर को ऐश करने दो, हम उसके ड्राइवर हैं आज। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप आराम को त्यागोगे। मैं श्रीवास्तव जी जानते हैं, हम सुबह 5 बजे 4 बजे मैं इनको बुला लेता था, चलो चलो आओ गाड़ी लेके आओ, हम चल रहे हैं, राइट। और खुद ड्राइव करता, चाहे इंदौर जाना हो चाहे कहीं जाना हो, रात भर पूरे दिन हम काम करते थे, रात को सोते नहीं थे। 10 बजे
ट्रैवल करने निकल जाते थे अगले दिन। और मेरे को देख के सुरेश श्रीवास्तव जी, और आज ये मुझे याद आ रहे हैं साहू जी भी हैं या नहीं है श्रीवास्तव जी? अभी थे साथ, उनकी एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, तो मुझे याद है, तो ये हम लोग इतने पागल हो गए थे कि हम लोग यही करते थे, पूरे दिन काम करते थे, रात को ड्राइव करके दूसरे शहर में जाते थे और फिर काम करते थे, राइट। और ये श्रीवास्तव जी और साहू जी, ये दोनों की टीम, ये दोनों लोग ऐसे ही करते थे। और मुझे याद है कि इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी ऐसे करके कम से कम 10 बार पलटी थी। बट दोस्तों, एक लाइन बोलूंगा यहां पे, बहुत ध्यान से सुनना। ऊपर वाला क्या कहता है? ऊपर वाला एक चीज कहता है, और वो क्या है? वो कहता है कि आप दूसरों का ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बस आप दूसरों के बारे में सोचो, मैं आपके बारे में सोचूंगा। आप दूसरों को उन्नति दिलाओ, मैं आपको उन्नति दिलाऊंगा। आप दूसरों की हेल्थ का ध्यान रखो, मैं आपकी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। और ये बात उस दिन बिल्कुल तथ्य 100% राइट हो गई, जिस दिन मेरे को सुबह फोन आया और साहू जी और श्रीवास्तव जी दोनों, इतना बड़ा एक्सीडेंट के गाड़ी खत्म, तो मीटिंग में आ जाओ। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई थी इन दोनों। और श्रीवास्तव जी पीछे गाड़ी में सो रहे थे, इन्होंने बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, और साहू जी वो चला रहे थे, और चलाते चलाते थके हुए थे, नींद आ गई और वो गाड़ी पलटी चली गई। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी हो जाए तो ठीक है, अभी टाइम है। कोई बात नहीं श्रीवास्तव जी, करने दो उन्हें काम। ठीक है, दीपक साहब बोल रहे हैं कि आप मीटिंग कर लो। तो ये चीज के जब गाड़ी भी इतनी पलट गई, और साहू जी, क्योंकि श्रीवास्तव जी को तो बिल्कुल पता ही नहीं था, जो मेरे को साहू जी ने बताया कि श्रीवास्तव जी पीछे गाड़ी में सो रहे थे, आधे रास्ते गाड़ी श्रीवास्तव जी चलाते थे, आधे रास्ते साहू जी चलाते थे, और इस तरीके से ये दोनों एवरी डे इतनी मेहनत करके जाते थे। बट खरोंच तक नहीं आई इन दोनों को, खरोंच तक नहीं आई। सॉरी, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी, पूरी डैमेज, थे। बिल्कुल। कि ये चीज, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब दोस्तों आप दूसरों की जिंदगियों को एक अलग नजरिए से उनकी जिंदगियों के लिए बनाने के लिए काम करते हो ना, तो टेक माय वर्ड, वो ऊपर से अपने आप देख रहा है हम सब लोगों की जिंदगियों को बनाने के लिए। फिर हमें अपनी जिंदगियों की परवाह नहीं होती, फिर तो वो है ना परवाह करने के लिए, फिर हम क्यों करें अपनी जिंदगी की परवाह? फिर तो जब हमने छोड़ ही दिया तो इट्स बेटर कि वो हमारी जिंदगी हमसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से सही रखेगा, ये विश्वास होता है। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साइंस ऑफ सक्सेस इज ऑल अबाउट ये दोस्तों 4 चीजें, ये आपकी जिंदगी है। आप किसी भी चीज में, मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, अपनी लाइफ में इन 4 चीजों को अपनाना है। पहला, मैंने क्या बोला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिलीव करना है अपने ऊपर, आपके ऊपर, अपने ऊपर बिलीव। दूसरा, जो बिलीव के साथ साथ हमें हार्ड वर्क स्मार्टली डन। ओके, सो तीसरा जो हमें करना है वो क्या करना है? नोइंग और एनरिचिंग योर एबिलिटी, कि अपने आप को ढूंढना है और ज्यादा जानना है और बढ़ते जाना है। और चौथा, आराम नहीं करना, आराम नहीं। आज रतन टाटा, मुकेश, कितने बड़े बड़े लोग, और मैं कहता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें तो उनसे सीखना चाहिए कि रात को 12 बजे से केवल 4 बजे तक जागते हैं और फिर 4 बजे शुरू हो जाते हैं यार, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, कंट्री के लिए हो, वर्ल्ड के लिए हो, जस्ट इमेजिन। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप किसी से भी सीखें, बस सीखिए, एनरिच कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और यही, और दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमें लगता है अरे सुरेश श्रीवास्तव जी ने पहले आईडी ले ली इसलिए इनका चेक बन रहा है? अरे मेहनत थोड़ी की होगी इन्होंने, अरे तो नेटवर्क लग गया। हम बहुत कुछ ऐसे ही सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारी लाइफ में सारी मुश्किलें, दूसरे की लाइफ तो बहुत आसान है, ऐसा कई बार हमारे दिमाग में आता है। बट टेक माय वर्ड, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। और किस प्रकार के लोगों को सफलता मिलती है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। और ये एक जो संवाद मतलब ऑटोमेटिकली एक कम्युनिकेशन 2 व्यक्तियों के बीच की आज आप लोगों को सुनाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफलता किस प्रकार के लोगों के, जो सफल होना चाहते हैं वो ये 4 काम कर सकते हैं। बट क्या हमें सफलता मिलेगी? सफलता मीन्स इज लाइक कि हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे, मैं नहीं जानता। बट किस प्रकार के लोग सफलता पाते हैं,
क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है। कौन सा व्यक्ति इस पृथ्वी पे है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? बट हम लोग सोचते हैं यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है। हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम है। श्रीवास्तव जी की जिंदगी में देखो एक प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट में सारा नेटवर्क बन गया इनका। शायद हमारे थॉट प्रोसेस में ये रहता है, बट दोस्तों ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। हमेशा हमेशा लाइफ में चैलेंजेस तो हर किसी के होते हैं, और चाहे सुरेश श्रीवास्तव जी हो, चाहे दीपक सूद हो, चाहे और ये डॉक्टर जितेश पाटिल जी हैं यहाँ पे, कोई सुभाष भाई हैं, विजय हैं, जयवर जी हैं, अनुपम जी हैं, राजकुमार पटेल, कोई भी, जो भी, उन सब की लाइफ में चैलेंजेस होंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है वो चैलेंजेस जो हैं उसे ओवरकम कैसे आ सकते हैं, और सफलता के लिए हमें किन लोगों को जाना पड़ेगा, किन लोगों के पास जाना पड़ेगा, या क्या लाइफ में एक ही व्यक्ति के पास सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकियों के पास नहीं होती? तो 2 व्यक्तियों की कहानी सुनाना चाहो। राइट, ये 2 लोग कौन है? ये हैं, एक तो श्री कृष्ण भगवान और दूसरे हैं कौन? करण। अब श्रीवास्तव जी ने करना का नाम ले दिया, तो करण जो सबसे ज्येष्ठ कुंती पुत्र थे, राइट, हम सब जानते हैं। तो मेरे को कहानी याद आ गई, सुरेश श्रीवास्तव जी ने याद दिला दी। तो इन दोनों के बीच में, हम सब लोगों को पता है गीता जो सार था वो हुआ था श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में। बट ऐसे ही एक संवाद हुए थे श्री कृष्ण भगवान और करण के बीच में। उन दोनों के बीच में भी एक कम्युनिकेशन हुई थी, और युद्ध के बीच में ही करण कृष्ण भगवान से मिले और उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोगों को भी क्वेश्चन, मेरे को लगता है आप लोगों के दिमाग में भी अपने लिए आते होंगे क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, बहुत ध्यान से सुनना। तो करण श्री कृष्ण भगवान के पास गए और बोले कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, कि मैंने जिंदगी में क्या क्या किया मैं आपको बताता हूं, और आज जो मुझे फल भोगना पड़ रहा है अधर्म का, मेरे को पता है मैं मर जाऊंगा इस युद्ध में, मेरी मृत्यु निश्चित है। बट मैं क्यों मेरी मृत्यु निश्चित है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, केवल करण एक इकलौता व्यक्ति ऐसा था जो इस पूरे महाभारत को बदल सकता था, पूरे महाभारत को। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी भी थी, उसके अंदर वो एबिलिटी भी थी, वो पूरी महाभारत बदल सकता था। क्योंकि अर्जुन को मार एक ही व्यक्ति सकता था, और वो करण था, करण, और कोई नहीं था। और अगर अर्जुन की डेथ हो जाती तो सोच लो महाभारत कैसी होती, राइट? तो शायद दोस्तों आप में भी कैपेबिलिटी एबिलिटी है जैसे करण में थी, बट करण ने गलती क्या की, लाइफ में एक डिसीजन कितना बड़ा गलत और पूरी जिंदगी को कैसे टर्न अराउंड कर देता है, और यही एक डिसीजन कैसे जिंदगी को एक पॉजिटिव टर्न अराउंड कर देता है, ये छोटी सी कम्युनिकेशन से बताने की कोशिश करूंगा। तो करण जो था, करना कुंती सबसे बड़ा पुत्र, चले गए श्री कृष्ण भगवान के पास और बोल रहे हैं मेरे को मरना है, मेरे को पता है, बट मेरे को क्यों मरना है? मेरी जिंदगी तो प्रॉब्लम में बचपन से ही थी, पैदा होने से ही थी, बट मेरी क्या गलतियां हैं प्रभु मुझे बताओ, मैंने जिंदगी में क्या गलतियां की, क्या डिसीजन लिए। बट मैं एक कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा वर्मा, संदीप, शिव कुमारी, मिशु, जिन्होंने हाथ ये खड़े किए हैं ना, ये हाथ थोड़े से नीचे कर लीजिए। रोहित यादव जी, ये हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज, सारे के सारे, राइट, जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं ऐसे। शिवम, रोहित, अवधेश, परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू। और अब राइट, निरल सिंह जी, अवधेश, रोहित, ओके, राइट, थैंक यू जिन्होंने कर लिया। अब ये कहानी ये सुनिए, दो लोगों की कम्युनिकेशन। तो जैसे हम लोग भी अपने आप से कई बार पूछते होंगे, यार मैंने जिंदगी में क्या गलतियां की, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मैंने उस लीडर को ज्वाइन कराने गया, वो मेरे साथ ही क्यों नहीं आया, किसी और के साथ क्यों चला गया, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कितनी चीजें हमारे दिमाग में आती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कर्णा ने पूछा कि प्रभु मेरे को मरना क्यों पड़ेगा, मेरी जिंदगी में मैंने जो भी डिसीजन लिए क्या वो गलत थे, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, अच्छा भाई तेरी जिंदगी कैसी है बता जरा मुझे। उसने कहा देखो, जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, क्या कहा कि एक ऐसा पुत्र जो एक्सेप्टेड नहीं है इसलिए छोड़ दो, राइट। हम सब लोग जानते हैं कि कुंती का पहला पुत्र करण था, सबसे बड़ा भाई, और उसको छोड़ना पड़ा कुंती को।
राइट, छोड़ दिया। उन्होंने कहा, कर्णा ने फिर प्रभु को कहा, मुझे एक बात बताओ, दूसरी चीज, कि मैं अस्त्रों शस्त्रों में बड़ा हुआ, बट गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, मैं मेंटर उनको चूज कर रखा था कि वो मेरे को टीचर बने और मेरे को सिखाएं, बट उन्होंने मना कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? करण से एक एक्सीडेंट हुआ, एक गाय की डेथ हो गई, तो जो ग्वाला था उसने उसे शाप दे दिया। उसने कहा एक्सीडेंट में किसी की डेथ हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? उसने कहा द्रौपदी का चीरहरण हुआ पूरे सबके सामने, उसमें भी मेरे को एक कसूरवार ठहराया गया, मेरी क्या गलती? राइट दोस्तों, ऐसे ही होता है ना, हम सब भी यही सोचते हैं मेरी क्या गलती यार, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती? तो इसका आंसर दूंगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट। तो करण कृष्ण भगवान से पूछते हैं, प्रभु मुझे ये तो बताओ मेरी क्या गलती? कहीं पे भी मेरे को तो मेरी गलती नजर ही नहीं आती, तो मुझे क्यों मेरी मां मेरे से मिलने आई? किस लिए आई? पांचों भाइयों की रक्षा के लिए। क्या कहने आई? कि मैं उन पांचों भाइयों को मत मारूं, मेरे से वरदान लेने के लिए। और मैंने क्या कहा जाते वक्त? उनको एक ही चीज बोली, क्या? कि आपके चाहे कुछ भी हो, 5 ही बेटे जिंदा रहेंगे, चाहे कोई भी हो, बट 5 ही रहेंगे। कहते प्रभु मेरी गलती क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको, कर्णा को समझाने के लिए क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनेगा। उन्होंने कहा, कर्णा जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था मेरी मौत की तैयारी शुरू, कि मेरा सगा मामा मुझे मारना चाहता है। अभी मैं कोख में भी नहीं आया मां के, अभी तो पता नहीं कब आऊंगा, 7वां आना था, पहले से काटना शुरू। मेरे सारे बहन भाइयों को मार दिया गया मेरे आने से पहले। किसकी गलती? कहते मैं आया, पृथ्वी पे आया, 2 मिनट मां की कोख में रहा, गोद में खेला, मेरे फादर ले गए, छोड़ दिया। किसकी गलती? कहते तुम अस्त्रों शस्त्रों में बड़े हुए, मैं गोबर में, गाय में, मक्खन में, दूध में, ना अस्त्र चलाना जानता ना शस्त्र चलाना जानता, मैं तो गोबर उठाता था। मैंने तो जिंदगी भर गोबर उठाया, मैंने तो मक्खन खाया। किसकी गलती? हर उस लड़की से मैंने शादी की जो मुझे चाहती थी। अरे देखो श्रीवास्तव जी, अब स्माइल आएगी, राइट। श्री कृष्ण भगवान ने बोला, मैंने हर उस लड़की से शादी की जो मुझे चाहती थी, मैं एक को चाहता था, वो ही नहीं मिली। किसकी गलती? मैं एक लड़की को चाहता था बस, वो ही नहीं मिली, और बाकी मैंने इतनी शादियां की, किससे? जो मुझे चाहती थी। उनका दिल रखने के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए मैंने सब कुछ किया। किसकी गलती? किसकी गलती? और मैं धर्म के पक्ष में, आपको लगता है आप अधर्म के पक्ष में, गुड और बैड, बट करना जिंदगी में केवल एक डिसीजन जो सब बदल देता है, और वो है केवल आपने अधर्म चुना, मैंने धर्म चुना। आपने दुर्योधन चुना, मैंने पांडव चुने, या वो चुना जो धर्म के पक्ष में। आप अगर गलत संगति में जाओगे तो निश्चित लिख लो, आप गलत संगति का असर, या गलत संगति से आपका फ्यूचर गलत ही होगा। संगति ही इंसान को बनाती है। आप किसके साथ रहते हो, बैठते उठते खाते, किसकी बातें सुनते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। आपने उसी दिन एक गलत डिसीजन लिया जब दुर्योधन के साथ हाथ आपने पकड़ लिया। आपके पास चॉइस थी, आप उसे नहीं पकड़ सकते थे, ये आपकी जिंदगी थी। आप उस दिन डिसीजन ले लेते कि नहीं जाना दुर्योधन के साथ, बात खत्म हो जाती। दूसरा, मैं अपनी जिंदगी में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। मैंने, श्री कृष्ण भगवान ने बोला आपने उठाए, किन चीजों के लिए, किसके लिए? इतिहास में जाके देखो, यानी कि अपने उसमें जाके देखो, आप जब भी अस्त्र शस्त्र उठाते थे, आप घमंड के लिए उठाते थे। घमंड तो किसी का भी नहीं रहा, वो तो किसी का भी नहीं रहा, तो तुम कौन हो?
तू चाहे जितनी भी ईगो ले आओ, जितना भी उड़ लो हवा में, गिरोगे तो पृथ्वी पे ही। जितना मैं कर लो, जाओगी आओगी यही, कुछ नहीं मिलने वाला 100%। जितना उड़ लो, हाँ थोड़े थोड़े टाइम के लिए मैं हो जाएगी, पर उसके बाद क्या, अंत तो वही होगा। और श्री कृष्ण भगवान ने बोला देखो मैं ग्वाला, ग्वाला, और कभी भी घमंड के लिए मेरे पास चक्र जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैंने आज तक नहीं चलाया। मेरे पास नारंगी सेना, मैंने आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, मैंने तो कभी नहीं की। और आज दुर्योधन मेरे पास आया नारंगी सेना मांगने, मैंने उसे वो भी दे दी। मैं तो निहत्था और कसम खा चुका था महाभारत मतलब इस युद्ध में कि मैं लड़ूंगा भी नहीं। फिर भी पांडवों ने यानी कि अर्जुन ने मुझे चुना। निहत्था, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल 2 चीजें हैं इस पृथ्वी पे, और वो पहला है आपकी कंपनी, आपकी संगति, आपकी सोसाइटी, और दूसरा है आपके पास कुछ ना भी हो तो भी आप कितने पॉजिटिव हो, तो भी आपके पास कितनी हजारों प्रॉब्लम हो तो भी आप कभी गलत डिसीजन ना लो। आप पेशेंस रखो और मेहनत करते रहो, उसका आंसर सक्सेस से ही मिलेगा, 100% सक्सेस ही मिलेगी, बट निरंतर करते रहो। मेरे पास, मैं भगवान हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं ज्ञान हर चीज, बट मेरे को देखो मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूं। और ये संवाद, ये कम्युनिकेशन जब श्री कृष्ण ने कर्ण को दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और हम सब लोग जानते हैं, चाहे हम रावण की बात करें, एक्स की बात करें, वाई की बात करें, और दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ गाइस। लाइफ में 2 चीजें याद रखना, ये आप सब लोगों की, आपकी जिंदगी है, आप डिसीजन ले रहे हो इन सब जिंदगी के, कोई और डिसीजन नहीं ले रहा। हर डिसीजन आपका है या आपकी जिंदगी में। हाँ, मेरे जैसे लोग, सुरेश श्रीवास्तव जैसे लोग, कोई मेंटर आपका हो सकता है, कोई टीचर आपका हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आके आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, पेपअप करेंगे, बट एंड में डिसीजन कौन लेगा? आपकी जिंदगी के तो आप ही डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो गुड है, बेस्ट है, बेटर है, या एक्स है या वाई है, या आपको ही पता है। बट हाँ, एक गलत डिसीजन, एंड हम सबको पता है, हम सबको पता है कि उसके बाद युद्ध में क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीबॉडी नोज। और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सुरेश श्रीवास्तव जी, जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया, और यही चीज, और वे1 वेस्टीज को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं अपने एमडी सर से जब मिला, और मैंने एक ही चीज पूछी थी कि हमें सर वेस्टीज शुरू ही क्यों करनी है, हमें वेस्टीज को करना ही क्यों है लॉन्च। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, और उन्होंने मेरे कान में बार बार गूंजती है, और मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूं उनके एक ये वर्ड। उन्होंने कहा, दीपक, ये वेस्टीज परिवार हमें लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए खोलना है, अपनी जिंदगियों को नहीं, दुनिया की लाइफ, इंडियंस की लाइफ को बदलने के लिए। और आज 17 साल, और बहुत प्राउड होता है, मैं ये नहीं कह रहा वेस्टीज में बहुत सारे लोग आए और छोड़ के भी गए, नो डाउट, बट आज भी चाहे कोई गया भी होगा तो मैं चैलेंज करता हूं, वो वेस्टीज को कभी गलत नहीं कहेगा, प्रोडक्ट को कभी गलत नहीं कहेगा, मैनेजमेंट को कभी गलत नहीं कहेगा, क्योंकि हम वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते जो किसी व्यक्ति के तकलीफ दे या किसी व्यक्ति के चेहरे पे शिकन दे। हम वो डिसीजन लेते हैं जो आप लोगों की जिंदगियों को आबाद करे। आज मेरे को याद है जब हम लोगों ने 2018 28 अक्टूबर को कार्निवल किया, हिंदुस्तान में पहली बार टाटा ग्रुप नहीं कर पाया, रिलायंस नहीं कर पाया, वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग में होने के बाद ऐसा काम, 138 लग्जरी कार जब वो खड़ी हुई तो लोगों को पता चला कि वेस्टीज क्या है। जो आज तक हिंदुस्तान में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर पाई, वो वेस्टीज ने की। और लोग मेरे पास आके 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और लोगों को मैं एक बार, पहला तो एक क्वेश्चन लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, और मैं हर ट्रेनिंग में, बहुत इस ट्रेनिंग में मैं जवाब भी दे चुका, कि लोगों का क्वेश्चन होता है मैं वेस्टीज क्यों करूं। तो मैं कहता हूं इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति को एक टाइम पे वेस्टीज करना पड़ेगा दोस्तों, आज नहीं तो कल। ये 100% है, टेंशन मत लो। चिंता मत करो, टाइम बस अलग अलग हो सकता है, राइट, वो कब भी हो होगा, बट पृथ्वी में हर किसी को वेस्टीज करना पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अरे डायरेक्ट सेलिंग क्या होगा, ये क्या होगा। और ये अभी कोविड में लोगों को पता चल गया, जिन लोगों की जॉब गई,
एक व्यक्ति ने मुझे एक पोस्टर भेजा और इतना प्यारा पोस्टर भेजा उन्होंने, मतलब मैं पहले ही माफी मांग लूं, वो पोस्टर कुछ ऐसा ही था, बट स्टिल वो पोस्टर था रोहित सरदाना, एक जर्नलिस्ट जिसकी डेथ हुई कोविड में, और दूसरी जगह थे हमारे एम्बेसडर मिस्टर सुदर्शन मोहंती। तो उन्होंने दो डेथ को दिखाया, दो डेथ को उन्होंने कहा, एक की डेथ हुई जो इतना पढ़ा लिखा था और 1,70,000 रुपए उसकी सैलरी थी, और जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके अगले दिन से अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया भी उसको कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक वो जिंदा था, मरने के बाद खत्म। और इधर वेस्टीज मिस्टर सुदर्शन मोहंती कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उनका 7 लाख रुपए का चेक था और पिछले महीने का 15 से 20 लाख रुपए के बीच में उनकी वाइफ का। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि वेस्टीज करनी चाहिए, तो मैं कहता हूं केवल आप हो और आपकी एक फैमिली, आप अपनी फैमिली को अपने बिना सोच के देख लो, इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति को वेस्टीज करनी पड़ेगी, टेंशन मत लो, हर किसी को वेस्टीज करनी पड़ेगी 100%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो चिंता की बात नहीं है दोस्तों, नेटवर्क तो बनेगा और बहुत बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, स्लोली स्लोली। अगर हम लगे रहे, क्रीज पे खड़े रहे, तो सेंचुरी तो मारेंगे ही, फिर क्या टेंशन है। अगर बस खड़े रहने की बात है, सुरेश श्रीवास्तव जी देखो खड़े सेंचुरी ही मार रहे हैं, हर महीने कितना 20 लाख रुपए घर में आ जाता है, कह रहे बस अब क्या करें। और मेरे को याद है श्रीवास्तव जी की कहानी, जब इनके बच्चे एक मारुति 800 मांगते थे इनसे, और हर साल ये बोलते थे अगले साल आएगी, अगले साल आएगी, अगले साल आएगी। और BHEL में जॉब करते हुए, उस लोकेलिटी में रहते हुए, सबसे बड़ी कार इन्हीं के पास, इन्हीं के पास। भोपाल में नंबर 1 2 कार है भोपाल में नहीं है, 1-2 गाड़ी है बस। ट्रू, वेरी ट्रू। और यही है, अगर आप खड़े रहोगे क्रीज पे, 100% नेटवर्क भी बनेगा, 100% इनकम भी आएगी, 100% सब कुछ होगा, चिंता नहीं। कंसिस्टेंट, बस केवल एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद निरंतर निरंतर धीरे धीरे पत्थर के एक जगह पे गिरती रहे, पत्थर को भी पिघलना पड़ता है। नेटवर्क कैसे नहीं बनेगा दोस्तों, 100% बनेगा। सफलता तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बट टाइम डिपेंड अपॉन, कैपेबिलिटी डिपेंड अपॉन, नॉलेज डिपेंड अपॉन, ये चीजें हो सकती हैं और कुछ नहीं। श्रीवास्तव जी। जी सर। क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप, तो मैंने वैसे ही बहुत सारे आंसर आपने मिल गया है। बाकी मैंने फोन लगा के पूछा कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो बोला जब से नया आत्मनिर्भर प्लान आ गया है तब से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं बचा है, कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। अब तो कुछ है ही नहीं जो उनसे बोल सकते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर प्लान आया, तो रियली मैं पूरे टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी मैनेजमेंट को। कहना चाहूंगा मैं सारे वेस्टीज एम्बेसडर्स को जिन्होंने हमें ये कुछ सजेशंस दिए और वेस्टीज की मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किए। बट दोस्तों, ये 2025 की तैयारी है। मैं आपको बता दूं, अब ये 2025 की तैयारी है, क्योंकि हमारे जो जैसे LOB में जो हम लोगों ने चेंज किया, क्योंकि वेस्टीज अब अलग अलग कंट्रीज में, हमारा टारगेट है 15 कंट्रीज में हम पहुंच जाएंगे अभी इस साल और अगले साल तक। हमारा टारगेट है 7 कंट्रीज में, 8-10 कंट्रीज हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। बहुत तैयारी हम लोगों ने कर ली है। तो जब वहां पे जाएंगे तो हर कंट्री के सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने अब तैयारी की है। ये 2 जून को, तो जो हम लोगों ने एक पहले डाउन द लाइन ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार को जो देखा कि उनके घर में मिनिमम इतना पैसा घर चलाने के लिए जरूर जाना चाहिए, सो दैट वो स्टेबल हो जाएं और उन फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं और 1 साल में 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएं। और मैं अब आपको बता रहा हूं, जितने भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड यहाँ पे हैं, आज आप लिख लीजिए, आज 2 जून, ये जून का महीना है, अगले साल जून में उनका चेक 1 लाख रुपए 100% होगा। मैं 99 भी नहीं बोल रहा, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब जब इनकम 10 जुलाई को आनी शुरू होगी, उनका मोमेंटम, उनका मोटिवेशन और उनकी डाउनलाइन के प्रति उनका थॉट सब बदल जाने वाला, सब कुछ। और ऐसे ही होगा। और फिर क्राउन UCD, जिन लोगों को हम लोगों ने एलीट क्लब, UCD को हम एलीट क्लब में ले गए, तो ऑटोमेटिकली विद LOB फोकस, के LOB फोकस बहुत करना जरूरी था। क्यों? LOB किससे मिलती है? डाउनलाइन से मिलती है।
तो एक अपलाइन डाउनलाइन को फोकस करेगा अपने आप को एलओबी लेने के लिए, तो वो नीचे 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 डेप्थ में काम करेगा। अब उसे 3 डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब उसे एलओबी मिलेगी, नहीं तो उसे एलीट क्लब का बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए वो नीचे तक जाके अब काम करेगा। इसलिए हमारा जो थॉट है कि हर व्यक्ति 6ठी डेप्थ तक, जो एलओबी के हिसाब से 6 लेवल हम ले हैं 1+5, 6ठी डेप्थ तक काम करे। यानी कि मैं अगर हूं तो मेरे नीचे 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल, 6th लेवल, 6ठा व्यक्ति सिल्वर डायरेक्टर अगर बन जाए विद एलओबी, आप देखोगे 1 साल में जो मैं हम फोकस कर रहे हैं, ये इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि लोग हैरान हो जाएंगे, हैरान। और डीसीडी डीयूसीडी एलओबी में सेम लेवल प्रॉब्लम हमारे पास आती थी। श्रीवास्तव जी आपको तो मालूम ही है सारा, राइट, कि सेम लेवल प्रॉब्लम। अब लोग उस लेवल पे पहुंच गए कि नीचे तक की इनकम नहीं आती थी, हमने उसको भी अब ओपन कर दिया कि भैया नो, अब एक डीयूसीडी को भी नीचे तक इनकम मिलनी चाहिए, डीसीडी को भी नीचे तक इनकम मिलनी चाहिए, और ज्यादा चेक। और मैं फिर बोल रहा था, मेरे वीडियोस में मैंने बोला था, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार के चेक डबल हो जाएंगे, और इस साल 5 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके इनकम करोड़ों रुपए में पहुंच जाएगी। ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो डायमंड एंड क्राउन है उनके चेक साइज कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में। डायमंड को अगर आप देखो तो एलओबी में उनको जब नीचे जाते थे तो 4थे लेवल पे ही नहीं पहुंच पाते थे डायमंड बेचारे। बट इससे जब हमने कहा उनका लेवल बढ़ा दिया, हमने उसको एक डेप्थ और दे दी, 6, 5, 4, 3, 2, राइट, और मेरे ख्याल से डायमंड 1 तक जा रहे हैं। तो वो उनकी डेप्थ में जब वो जाएंगे और काम करेंगे, 2 चीजें होंगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनकी स्टेबिलिटी होगी। और इनकम तो देखो डायमंड तक अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अपलाइन गारंटी खत्म है, तो 5000 पॉइंट तो सीधा सीधा वो सेव हो गए, तो इनकम तो वैसे ही बढ़ गई डायमंड तक की, क्योंकि क्राउन को साइड मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती थी, बट उनको अपलाइन गारंटी उनको भी देनी पड़ती थी, क्राउन को भी। तो इसलिए 5000 पॉइंट तो क्राउन कोई भी लेवल हो, अपलाइन गारंटी से ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गई, चेक तो वहीं पे बढ़ गए थे लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं। एलओबी का जो चार्ट हम लोगों ने कैलकुलेशन चेंज की, वो इसीलिए की कि अब ये सिमेट्री फॉर द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक सिमेट्री हो गई, सेम हो गया। अभी पहले 1+3, बांग्लादेश में लोग हमसे कहते थे सर हमारे लिए ये सही नहीं है, नेपाल वाले अलग, तो हमें एक ऐसा प्लान लेके आना था कि अब हम वर्ल्ड में जब चले जाएंगे 10 कंट्रीज में, तो सबके लिए एक जैसा प्लान। अब ये प्लान हर किसी के लिए एक जैसा, अब कोई नहीं कह सकता कि करेंसी चेंज, टाइम जोन चेंज, पीवी-बीवी रेशो चेंज या प्रोडक्ट चेंज, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लान पूरे वर्ल्ड के लिए अब एक हो गया। और ये प्लान कब तक के लिए, 3 महीने है या कंट्री चलेगा आगे? अभी 6 महीने दिसंबर तक हम लोगों ने लॉन्च किया, बट मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं, ऑटोमेटिकली जो हमारा विजन है वो 2025 तक के लिए है। अब ये केवल 2025 तक के लिए, और हम लोगों ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करके देखी, और 1-1.5 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे थे, और बहुत छोटी सी फाइन ट्यूनिंग कुछ होगा तो होगा, बट मेजरली 2025 तक के लिए अब हम रेडी है। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग अकरम। यस सर, मैं बोल रहा था कि सर इंडिया के अंदर हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां खुलती है, हजारों कंपनियां बंद होती है, मगर हमारी कंपनी वेस्टिज 17 सालों से लगातार आगे बढ़ रही है, चाहे पैंडेमिक सिचुएशन हो या चाहे कोई भी क्राइसिस हो, मगर हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, और हमारा मैनेजमेंट हमारे अच्छा मतलब सोचता है। तो सर ऐसी कौन सी मतलब प्लानिंग करते हैं आप कि सर हमारी कंपनी 17 साल से ग्रो कर रही है और हमेशा हमारी कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो हमेशा ग्रोथ बढ़ रहा है? बहुत अकरम भाई, बिल्कुल। तो एक लाइन दोस्तों बोलना चाहूंगा, जब मैं अकरम से पहली बार मिला, तो अकरम की स्टोरी है कि ये पोस्टर, रोड पे पोस्टर चिपकाते थे, ये खंभों पे पोस्टर चिपकाते थे, ये अलग अलग दीवारों पे पोस्टर चिपकाते थे किसी दूसरे के। तो इनके पास एक ये थॉट था कि मेरे पोस्टर कोई चिपकाए। तो अकरम भाई, बस केवल यही वेस्टीज मैनेजमेंट चाहती है कि आपके पोस्टर वर्ल्ड वाइड लगे, और इसीलिए वेस्टीज मैनेजमेंट दिन रात सोचती रहती है कि आपके लिए क्या बेस्ट हो, और हम उसी चीज को करते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बस, तो ये आप लोगों के पोस्टर वर्ल्ड में लगने वाले हैं, टेंशन मत लो, और लगेंगे 100%। और एक और चीज है सर, एक और सवाल है कि हजारों लोग वेस्टीज में आते हैं, हजारों लोग वेस्टीज को छोड़ते हैं, मगर उसके बावजूद भी वेस्टीज हमेशा आगे बढ़ने की सोचती है और आगे बढ़कर दिखाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो वेस्टीज को भी मोटिवेट करती है? आप लोगों की खुशी, आप लोगों के चेहरे पे, आप लोगों के घर में बहुत पैसा, आप लोगों की गाड़ियां, आप लोगों के बड़े बड़े घर, ये चीजें हमें प्रेरित करती हैं। आप जब सुरेश श्रीवास्तव जी आज जैसे बोल रहे हैं कि इनका नेटवर्क आज 5 कंट्रीज में हो गया, ये हमें प्रेरित करता है।
मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं कि आप किस जगह से हैं, आप किस घर से हैं, आपका शहर का नाम क्या है, स्टेट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेस्टीज मैनेजमेंट एक वादा करती है आपसे कि आपका नेटवर्क पूरे संसार में हम फैलाएंगे, पूरे संसार में फैलाएंगे। और एक चीज अकरम भाई जो मैं बार बार बहुत फक्र से बोलता हूं कि वेस्टीज का फोकस क्या है, वेस्टीज क्या आने वाले टाइम में करना चाहती है। हजारों साल पहले हम सब लोगों ने सुना वेस्टीज इंडिया एक सोने की चिड़िया कहलाता था। यस सर, सब लोग जानते हैं, आज से पहले सब लोगों ने सुना इंडिया को सोने की चिड़िया। तो पता है हमारा एम क्या है कि आप लोग इतना बड़ा नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में बनाओगे अपना, और धीरे धीरे वर्ल्ड का पैसा हम वापस इंडिया में लाएंगे और एक बार फिर से इंडिया को सोने की चिड़िया कहलाएंगे। 100% ऐसा ही काम करेंगे। यस सर, 100% होगा सर, ये 100% होगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। यही विजन, यही थॉट हम लेके आगे चल रहे हैं कि आप, और गारंटीड मैं आप लोगों को सोने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, चैलेंज करता हूं बिल्कुल। और आप लोगों का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में बना के रहेंगे। और सर अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में इतनी तगड़ी तैयारी कर ली है, जिस दिन सर लॉकडाउन खुलेगा तो सारे वेस्टिजन पूरे इंडिया में फैल जाएंगे और इतनी तेजी से पूरे वर्ल्ड में वेस्टिज को वायरल करेंगे कि सर जो आपका 2025 का टारगेट है वर्ल्ड के टॉप 10 में आना है सर, मैं कह रहा हम लोग 2024 में ही आ जाएंगे सर, क्योंकि 30 पे तो ऑलरेडी आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में सब कुछ। सर 100% होगा, क्योंकि हम लोग सर देख रहे हैं ना कि कितना तेजी से सर काम हो रहा है। बिल्कुल, और यही करना है। उसके बावजूद भी सर मैंने कोविड-19 में 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और सर हम लोग सब परेशान थे कि अब क्या होगा, मगर हमारी कंपनी ने हमें हौसला दिया और सर हम लोगों ने जूम का उपयोग किया और सर हमने एक क्लब शुरू करा था सर 1 PM वाला। सर इंडिया के ऑलमोस्ट सारे लीडर हम लोगों ने, मैनेजमेंट तक हम लोगों ने कवर अप किया था और सर इतना फायदा हुआ कि सर उस 1 PM क्लब को शुरू करने से सर मेरी 17 लाख रुपए की क्या सेल्टोस आ गई। मतलब मैं हैरान था। अकरम, ये बात मैं आपको बता दूं, अभी किसे जो कोई ऑडी के हाई लेवल पे हैं, कोई लोग हैं, तो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, तो उनका फोन आया। तो वो मतलब हम लोग ऑडी और मर्सिडीज बहुत खरीदते रहते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत खरीदते रहते हैं, तो वो जानते हैं। तो उनका फोन आया कि दीपक यार एक बात पूछनी है। मैंने कहा यस सर बोलो। कहते भाई पिछले 1 साल में कोई ना ऑडी बिक रही ना मर्सिडीज, और जो बिक रही है ना वो वेस्टिजियन ले रहे हैं, चक्कर क्या ही है बताओ। क्या बात है सर। तो इतना प्राउड महसूस होता है। एक और बात कहूंगा सर, नोएडा के अंदर रेडिशन ब्लू में एक इवेंट चल रहा था, तो सर वहां पर वेस्टिज को उन्होंने सुना तो सर ऑडी, मर्सिडीज, लैंड रोवर, जैगुआर जैसी कारों की सर लाइन लग गई वहां पर वेस्टिज के लीडर को दिखाने के लिए, और सच में सर 10-12 गाड़ियां तो वहीं बुक हो गई थी। मतलब इतना ट्रस्ट कंपनी को भी, मतलब और कंपनियों को भी अपनी कंपनी के ऊपर है। वेरी ट्रू अकरम भाई, वेरी ट्रू। यस सर। और बस ये आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का हार्डवर्क है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है कि आज वेस्टीज यहाँ पे है। और कोई दो राय नहीं, मैंने बार बार बोला, एमडी सर दीपक सूद या कन्वरबीर सिंह कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग तो आपके नौकर हैं, हम तीनों आप लोगों के नौकर हैं, हम लोग आपके सर्वेंट हैं। क्यों? आप लोगों को सर्वेंट एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें दे सकता है, दैट्स ऑल। काम कर सकता है वो हम करेंगे, बट बाकी सब काम आपका है। क्योंकि चाहे आज 17 साल हो, चाहे 50 साल के बाद भी हम अगर बातें कर रहे होंगे, तो 50 साल जब वेस्टीज को पूरे होंगे तब भी हम यही कह रहे होंगे कि ये 50 साल भी सालगिरह वेस्टीज इसलिए मना रहा है क्योंकि आप लोगों ने इसको यहां तक पहुंचाया। और दीपक सर आपको जानकर खुशी होगी कि जब हमने थ्रूमैन को लॉन्च किया था श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में दिल्ली में, तो जो लॉन्च करने के आए थे सैवियो परेरा, उनकी पूरी टीम को मैंने कल ज्वाइन करा दिया ऑनलाइन। अरे वाह, गुड, कांग्रेचुलेशंस सैवियो परेरा। यस, बहुत जल्दी मैं आपको उनसे मीटिंग करवाने वाला हूँ, वेबिनार करवाने वाला हूँ आपसे टाइम लेकर। सर मैं आपको ब्लेस्ड हूँ। और सर उन्होंने जैसे ही बताया वेस्टीज, तो उन्होंने बताया थ्रूमैन की लॉन्चिंग में मैं गया था दिल्ली। आई नो। और सर अभी वो बॉम्बे के एक 5 स्टार होटल है जो सारे सेलिब्रिटीज का पूरा काम देखते हैं, और यहाँ तक कि जितने भी राजनेता है उनका सारे फोटोज वगैरह बताए। तो सर मैं खुद भी ब्लेस्ड हूँ कि इतनी बड़ी टीम सर मेरे साथ आ रही है। तो सर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, और बस सर आप लोग इस तरीके से हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हम लोग हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा बिजनेस पहुंचाएंगे। अभी सर मेरी 2 कंट्री में काम चल रहा है, मेरा अभी दुबई में चल रहा है और नेपाल में और अफ्रीका में भी मेरे प्रोडक्ट जाते हैं सर। बहुत जल्दी घाना में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से जाने से पहले 2-3 चीजें कहूंगा कि पहला, थाईलैंड, फिलीपींस, घाना, ये तीनों कंट्रीज पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन कोविड खुला हम ये तीनों कंट्रीज इमीडिएटली लॉन्च कर देंगे। पूरा सब कुछ तैयार है, केवल हमें बस
कोविड की वजह से हम नहीं खोल पाए, 1 साल हम लेट हो गए, नहीं तो हम लोगों ने पिछले साल खोल देना था। और साथ ही साथ उसके बाद इंडोनेशिया। तो 4 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चारों कंट्रीज में मैं आपको बता दूं, जितना बिजनेस इंडिया में होता है उससे 4 गुना बिजनेस इन कंट्रीज में आने वाले टाइम में होगा। तो आप सोच नहीं सकते। मैं एम्बेसडर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा दीपक जी आप फ्यूचर बताओ। मैंने कहा मैं अभी बता देता हूँ, फ्यूचर 2025 में आप सब लोगों के प्राइवेट जेट होंगे, मैं आज बता रहा हूं। तो अब ऑडी मर्सिडीज भी खत्म हो जाएंगी। कोई ऑडी भी ले रहा होगा ना 2025 में, कहेंगे हट चल पीछे हो, आगे बढ़। ऑडी का भी ऐसे कर दोगे, मर्सिडीज को भी आप लोग ऐसे कर दोगे, आप कहोगे अरे यार प्राइवेट जेट वाला खड़ा है। और आज की डेट में भी मैं लोगों को देखता हूं, कोई बेचारा 1 लाख रुपए भी वेस्टीज में कमा रहा होता है ना, वो भी खुश नहीं होता। मैं कहता हूँ तो खुश क्यों नहीं है? कहता है सर क्या करूं, 7 वाला 3 लाख कमा रहा है। तो 3 लाख वाले से मैं पूछता हूँ तू क्यों नहीं खुश? कहता सर ये देखो साथ में खड़ा है, 7 लाख का चेक है। मैं 7 लाख वाले से पूछता हूँ तू क्यों नहीं भाई? कह रहा सर देखो 10 लाख वाला खड़ा है। 10 लाख वाले सुरेश श्रीवास्तव जी को देख लेते हैं, 20 लाख वाला खड़ा है, 20 लाख वाला 50 लाख, 50 लाख। और यही मैं कहता हूं, कंटेंटेड कभी नहीं होना, इच्छाओं को कभी नहीं मारना और बड़ा करना है और आगे बढ़ना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। यस। जैसे मध्य प्रदेश में अधिक 25% जो बिजनेस है हमारा टोटल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 15 जून के बाद एग्रीकल्चर का सीजन चालू होने वाला है, तो काफी ग्रोथ हो जाती है एकदम जून के बाद से ही। तो जो काफी गांव के लड़के हैं, यंग है, जो मोटरसाइकिल से गांव गांव में जाते हैं और एग्रीकल्चर का काफी नॉलेज भी है, और लेकिन ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, काफी अपनी ट्रेनिंग होती है कंटिन्यू। तो थोड़ा सा आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में आगे। मैं 2-3 चीजें एग्री के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इस बार हमारे एमडी सर की स्पीच सुनी हो तो 2008 में उन्होंने बोला कि हम लोगों ने एग्री किया था और आज 2021 13 साल हो गए और हमने एग्री में 1 प्रोडक्ट से शुरू किया, हम 8 प्रोडक्ट ले आए। हमारा बहुत बड़ा फोकस है एग्रीकल्चर और हमारा आने वाला फ्यूचर, क्योंकि 75% आज भी कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान। आज भी फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मर की लाइफ आज 50 साल 100 साल से देखो ज्यादा बदलाव नहीं आया। और हम एक किसान, हमारा जो थॉट प्रोसेस है 3 लोग, किसान, वुमेन और यूथ, इन तीनों की जिंदगियों को बदलना। कि हम लोग एक फार्मर के ऊपर काम कर रहे हैं, एक यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं और एक फीमेल के ऊपर। तो वर्ल्ड वाइड ही कहा जाता है कि अगर इंडिया में, क्योंकि फीमेल्स बहुत हैं बट काम नहीं करती, तो इंडियन फीमेल अगर काम करने लग जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो इंडिया की जीडीपी कहां से कहां जाएगी। हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, यूथ 75% पॉपुलेशन 35 साल से कम, अगर वो आज एंटरप्रेन्योरशिप में आ गई तो जीडीपी कहां से कहां जाएगी। और तीसरा, अगर एक किसान की जिंदगी बदल गई ना, तो दोस्तों आज जितनी इकोनॉमी इंडिया की है ना, मैं बता रहा हूं उससे डबल इकोनॉमी इंडिया की हो जाएगी अगर किसान की एक लाइफ बदल गई। हमारा बहुत बड़ा फोकस है 3 चीजों पे। पहला, किसान की फसलों पे, कि हम जो फसल है उसमें ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक दवाइयों को कम करें, एक अच्छी बुआई, यानी कि जो भी वो बो रहे हैं, उगा रहे हैं, वो एक हेल्थ के बेनिफिट से हमें मिले, राइट, और उनका खर्चा कम हो और पैदावार ज्यादा। तो 3 बेनिफिट होंगे। पहला, एक हेल्दी प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरा, उनकी खर्चा जो है वो कम करेंगे, हम कीटनाशक दवाइयां कम कर डलवाएंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी। और तीसरा, पैदावार ज्यादा होगी तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और चौथा, वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने से ऑटोमेटिकली उनको पीवी मिलेंगे तो उनकी इनकम यहां से भी हो जाएगी। तो ये 4 बेनिफिट हम फार्मर्स के लिए अभी देख रहे हैं और इनडायरेक्टली हम लोगों की लाइफ भी देख रहे हैं। क्योंकि किसान अगर एक अच्छा प्रोडक्ट हमें देगा, एक फ्रूट है, एक एप्पल, हम सब लोग सेब खाते हैं, बट अगर सेब की पैदावार एक अच्छी ऑर्गेनिक तरीके से हो जाए तो हम सब लोगों के लिए अच्छा है। गोभी हो, बंद गोभी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, वो सब चीजों पे हम इतना फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अब रीजनल एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हायर किए हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रीजनल एग्रीकल्चर इंजीनियर्स। मेरे दिल्ली में 2 इंजीनियर हैं जो एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, राइट। वो आपको, कोई फार्मर है, आप सीधा उनसे बात करा सकते हैं, वो आपको मंथ टू मंथ रिपोर्ट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट डालना है, अब डालिए, कब डालिए, पूरा सजेस्ट करेंगे। वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में हमने एक व्यक्ति को रखा है वेस्ट बंगाल ईस्ट के लिए, और एक साउथ में हमने रखा है साउथ के लिए। तो 4 लोगों की अभी हमने टीम बनाई है जो एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। हम किसानों से उनको डायरेक्टली डील करा रहे हैं, किसानों के साथ उनको कैसे बेनिफिट हो, उन सब चीजों के लिए हमने एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की एक टीम बिठा दी है। हमारा बहुत बड़ा फोकस और विजन अब एग्रीकल्चर है।
दीपक सर, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे पेट्रोल का भी अभी बहुत ज्यादा रेट हो गया है और रिचार्ज वगैरह भी काफी होते हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल और रिचार्ज में अगर वेस्टीज आ जाएगी तो बहुत जल्दी हम लोग वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 चले मेरे आएंगे। को कल किसी ने भेजा, कह रहे सर 2 चीजें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकती है, वो क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? मैंने कहा कौन सी? कह रहा है एक तो दारू और दूसरा उन्होंने कहा गुटखा। मैंने कहा वेस्टीज एक एथिकल कंपनी है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम किसी चीजों में अपना नहीं नहीं सोचेगी। जाएंगे। सर कंपनी अगर अपने बारे में सोचेगी तो मजा नहीं आएगा सर। अपनी कंपनी देखो हमेशा अकरम भाई, मर्सिडीज कारें बेचती है, राइट, गाड़ियां बनाती है, उनके एक वैल्यूज होती है, राइट। तो ऐसे ही वेस्टीज है, वेस्टीज हेल्थ केयर कंपनी है। हमारा फोकस है, जिस भी आप कोई भी देखो, हमने मैकड्राइव लॉन्च किया। मैकड्राइव ही क्यों लॉन्च किया? क्योंकि पॉल्यूशन से हिंदुस्तान में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक। हमने इसको बचाने के लिए मैकड्राइव, हमारे पीछे हमारी पूरी एक टीम है जो वेस्टीज की मैनेजमेंट को सिखाती है, समझाती है कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। ये नहीं कि उठाया बस लॉन्च कर दिया, केवल एक मैकड्राइव लॉन्च किया। फिर जो भी आप प्रोडक्ट देखोगे उसके पीछे रिसर्च होती है। इजराइल से हम प्रोडक्ट लेके आए, अमेरिका से हम प्रोडक्ट लेके आए, नॉर्वे से हम प्रोडक्ट लेके आए। मैंने खुद डॉक्टर इताई से लेके कितने लोगों से बातें की और आप लोगों के सामने हम लोगों ने उनको लाइव लेके आए। तो पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ चीजों में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और तो नहीं जाएंगे। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं अकरम भाई, बता दूं, हो सकता है वेस्टीज बेस्ट डील के द्वारा हम टाई अप कर ले और आपको बेनिफिट मिल जाए। वो वेस्टीज बेस्ट डील में कुछ हो सकता है, वेस्टीज में कुछ नहीं होगा। यस सर, यस सर। स्पेंसर आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जल्दी। बिल्कुल दीपक सर, थैंक यू सो मच अकरम भाई। दीपक, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पेन भाई, आ रही है। सर थैंक यू सो मच। आपको सुनकर बहुत एनर्जी हो जाती है और मन करता है कि दुनिया को बदल दूं जो है। और जब भी आपको सुनता हूं 100% स्पेन भाई, 100% बदलेंगे। और आपकी बात पे एक चीज याद रख, बोल रहा हूं, अपने ऊपर विश्वास रखना। हिमा दास 18 साल की लड़की, एक रेस में जब वो गई तो रेस के लिए उसे खड़ा किया गया, 18 साल की थी वो। यस सर। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप। तो वो जब रेस में खड़ी थी, तो रेस में जब लोग खड़े होते हैं तो एक आगे पीछे ऐसे क्रॉस होते हैं, तो वो जब क्रॉस में 5वें नंबर 4थे नंबर पे खड़ी थी, और वो जब रिवॉल्वर चली भागने लगे, तो वो जब भागी तो वो 4थे से 5वें नंबर पे आ गई, मतलब पीछे हो गई, एक व्यक्ति और उससे आगे हो गया। जब वो 5वें नंबर पे हो गई और रेस में भाग रही थी, 100 मीटर की रेस थी, और वो ऐसी रेस थी जो कोई आज तक हिंदुस्तानी ने नहीं जीती थी। ऐसी रेस थी वो केवल अमेरिका और चाइनीज ही जीतते थे। पेन भाई, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो पहली हिंदुस्तानी ऐसी लड़की बनी जिसने वो रेस जीती। सर एक अकेला व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है अगर वो अपने ऊपर विश्वास करे तो। और स्पेन भाई 100% आप और मैं, हम सब मिलके पूरे हिंदुस्तान को सब कुछ बदलेंगे, 100% बदलेंगे। बिल्कुल सर, यही चीज बात आपको मुझे प्रेरित करती है। और इसी फार्मूले पे मैं तो बहुत ही पिछड़े जिले से बिलोंग करता था, लेकिन मैं पिछड़ा नहीं कहूंगा। अरे लेकिन तो उस गांव में थी जहाँ पे बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपकी ट्रेनिंग सबसे अलग क्यों होती है? क्यों आप दिल को छू जाती है और आदमी कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो जाती है? क्योंकि आप बेसिक पे बात करते हैं सर। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजा रस्ती आवत जाते सिल पर बिना निशान। सर आज मैं क्राउन हूँ, बिना मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, पैदल से कार तक का सफर। मेरे पास में चप्पल पहनने के पैसे नहीं होते थे सर। लेकिन यही लाइन कि मैं क्राउन बनूंगा, मैं लाखों की चेक लूंगा, आज मैं सेल्टास से चलता हूँ 17 लाख रुपए की गाड़ी से। सर यही जो आपने बताया ना कि एक बूंद अगर निरंतर गिरे तो एक पत्थर को फाड़ देती है। सर ग्रेट सर। आप एक वीडियो बनाना है आपको, अपनी जर्नी का वीडियो। मैं बार बार बोलता हूँ, वर्ल्ड आपको देखेगा और आप वर्ल्ड को दिखाओगे। आप सब लोग अपनी कहानी अपने YouTube पे डालो, Facebook पे डालो, इंस्टा पे डालो, ट्विटर, जो आपके सोशल नेटवर्किंग पे हो, अपना एक वीडियो बनाओ। स्पेन भाई आप भी 5 मिनट का अपना एक वीडियो बनाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ और अपनी अचीवमेंट को बताओ, अपनी जर्नी सुनाओ दुनिया को। और आपको नहीं पता, 1 लाख लाइक आ गए ना तो रॉक स्टार बन जाओगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
बिल्कुल सर, आपने हमारी सोच बड़ा कर दिया सर, और इसके लिए आपको और पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपने जो प्लान लॉन्च कर दिया है सर, मैं क्या बताऊं, वो जो अपलाइन। आप तैयारी करो ऑडी लेने की, अब क्या बताओगे आप तैयारी करो मर्सिडीज लेने की, अब सर, यही करोगे सर आप, और क्या करोगे? इस प्लान ने तो सबकी मौज कर दी, इस प्लान ने तो सबकी मौज कर दी सर। यस सर, जो अपलाइन डाउनलाइन के प्रताप से प्रताड़ित थे, मतलब उनको आमदनी नहीं जा रही थी, वो अरे मैं बोलना नहीं चाह रहा था स्पेन भाई, बस 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 मैं बस 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 क्या सर, तहलका मचा दिया आपने जो है मेरा। हाँ, तो हमें पता था वो जो ना, आज से 100 साल पहले जब आयुर्वेद था और फार्मास्यूटिकल नहीं थी, तो लोग क्रोसिन नहीं जानते थे, बी कॉम्प्लेक्स नहीं जानते थे ना, तो जो गांव में डॉक्टर होते थे, वो जो डॉक्टर होते थे ना, वो नब्ज देख के पता चल लेते थे क्या बीमारी है। तो दीपक सूद ना यही है, वो नब्ज देख के समझ जाते हैं क्या बीमारी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, मुझसे आपने बात किया, और थैंक यू अकरम भाई कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच पेन भाई, थैंक और यू। सर दीपक सर, एक और बात कि अभी आपका रिसेंटली लीव हुआ था गोवा में, मेरे 23rd लीडर सर आए थे सर वहां पर, और सर 23 लोग इतनी शिद्दत से वो लीव अटेंड करने के बाद आज काम कर रहे हैं कि सर वो लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर भी सर पीवी की बारिश कर रहे हैं, मतलब इतना तेजी से काम कर रहे हैं सर। और वो तो कह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी सर लॉकडाउन खुलवा दो सर, हमें दीपक सर की फिर लीव अटेंड करनी है। तो सच में सर सर मुझे भी वेस्टिज में 8 साल हो गए, और मैंने सर, मुझे आज भी याद है कि नूरे सभा में सर आपकी मैंने वेस्टिज लीडरशिप कॉन्क्लेव वीएलसी अटेंड करी थी। जब से लेकर आज तक सर मैंने अभी 40 लाख रुपए के घर में मैं रह रहा हूँ, और वेस्टिज के थ्रू 5 कार बदल चुका हूँ, जिसमें वर्ना जैसी कार है और सेल्टो जैसी कार है। और अभी सर मैं साउथ अफ्रीका, मलेशिया और 4 फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ। तो सर मेरी फैमिली में मैं मतलब सबसे रईस आदमी हूँ, मतलब मेरी फैमिली में अगर मैं बोलूँ तो। अकरम भाई, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की ऐसी स्टोरी सुनते हैं। तो आप जब कहते हैं ना आपको कौन इंस्पायर करता है, हमारे को आप लोगों की स्टोरी इंस्पायर करती है। और मैंने एक बैच में बोला था कि जो आप पोस्टर लगाते थे, वर्ल्ड में आपके पोस्टर लगेंगे, देखते रहो, 4 कंट्रीज में लग गए और बहुत सारी कंट्रीज में लगेंगे। यस सर, आपका एक छोटा सा स्टेज शेयर सर मेरी जिंदगी बदल दी सर, उसके लिए सर थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड नहीं है सर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और सर आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो सर हम पूरी टीम आपकी आभारी है। और मैं चाहूंगा श्रीवास्तव सर आए और इवेंट को क्लोज करें। मोस्ट वेलकम श्रीवास्तव सर। अभी इवेंट करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब समय हो गया है। तो सर आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगले हफ्ते वापस हम लोग मिलेंगे नए मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, और मैं भी वेट कर रहा हूँ जब थोड़ा सा खुले और मैं आऊं, क्योंकि भोपाल में मैं लीव करने जा रहा हूँ एमपी में, और मेरा टारगेट है बहुत जल्दी एमपी में लीव करना है। और एमपी बहुत टाइम से आया भी नहीं, और मेरा तो आपको पता है श्रीवास्तव जी, भोपाल से अलग ही लगाव है, एमपी से अलग ही लगाव है। सर आपके दो लीव करवाएंगे, एक इंदौर में करवाएंगे, एक भोपाल में करवाएंगे सर, 2 लीव देना पड़ेगा। श्योर अकरम भाई, श्योर। थैंक यू सो मच श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चाहते हैं कि बस ऐसे ही कृपा दृष्टि। बिल्कुल। और सर आप हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराए और हमेशा खुश रहे। और आप लोगों की मुस्कुराहट इंपॉर्टेंट है यार, मैं तो वैसे ही हंसता रहता हूँ। साईं बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे सर, हम तो यही चाहते हैं। बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा सबके ऊपर बनी रहे। यस सर, मैं भी थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते मैं कुछ बोलूंगा, प्लीज डबल मास्क, अभी बाहर निकलने का टाइम आ गया है, तो डबल मास्क जरूर लगाइए। और हाँ, वेस्टीज के, किसी और के नहीं, ओके, तो वेस्टीज के डबल मास्क जरूर लगाइए। ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम कम हो गई है कोविड, बट वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर व्यक्ति से, जरूर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी से कितनी जिंदगियां जुड़ी हैं आप नहीं जानते। उनसे उन लोगों से जाके पूछिए जिन लोगों ने अपने परिवार में किसी को खोया, तो वो दर्द बहुत 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 असहनीय होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बहुमूल्य हैं, जेम्स है हम सब लोगों के लिए, प्लीज वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, और हाँ, लास्ट में 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, और मियां बीबी के बीच की। थैंक यू।